नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। शुक्रवार को जारी होगी अधिसूचना, 7 अगस्त को होंगे चुनाव। और भारत पाक सचिव स्तरीय बातचीत खत्म। पाकिस्तान ने मुंबई हमलों में सरकारी अधिकारियों का हाथ होने से किया साफ इनकार। तो दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति पद चुनाव के बीच में उपराष्ट्रपति पद का जो एक तरह से मुद्दा है, वो फिलहाल आज हमारे सामने रहेगा। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के मुद्दे को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि अंदर खाने चाहे एनडीए हो या फिर यूपीए हो या फिर अलग अलग छोटी मोटी पार्टियां हो, तमाम ही पार्टियां फिलहाल उपराष्ट्रपति पद को लेकर के बातचीत कर रही हैं। अपने जो उनके वोट बैंक हैं उसको यूनाइट करने के लिए, उसको एकजुट बनाने के लिए फिलहाल कोशिशों में लगी हैं। साथ ही साथ ये भी देख रही हैं कि आखिर कौन ऐसा उम्मीदवार है जिस पर वो अपनी सहमति बना सकते हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। देश में राष्ट्रपति चुनाव की हलचल के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हालांकि उपराष्ट्रपति को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने खुलकर बातचीत शुरू नहीं की, लेकिन 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, लिहाजा अंदर खाने हर दल में सुगबुगाहट जारी है। राष्ट्रपति पद में यूपीए के बाजी मारने के बाद उपराष्ट्रपति पद भी यूपीए की झोली में जा सकता है, क्योंकि वोटों के गणित में यूपीए विपक्ष से आगे है। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा वोट हैं और यूपीए गठबंधन के पास बहुमत है, लेकिन कई चेहरे हैं जो इस पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नाम से लेकर किशोर चंद्र देव का नाम शामिल है और बीजेपी खेमे से नजमा हेपतुल्ला का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के पास वोट हैं तो उनके आगे समस्या ये है कि कई नाम भी हैं जिनको लेकर पार्टी में चर्चा जारी है, लेकिन अब तक किसी नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। कांग्रेस में एक खेमा है जो चाहता है कि उपराष्ट्रपति का पद किसी आदिवासी को दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति पद में पीएस संगमा इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो आदिवासी हैं और राष्ट्रपति पद पर आदिवासी अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस इसी की काट करने के लिए किसी आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाना चाह रही है और इस वर्ग में किशोर चंद्र देव का नाम सबसे फिट बैठ रहा है। 5 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा और अभी मनमोहन कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जबकि कांग्रेस में ही नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस.सी. जमीर का नाम भी चल रहा है। वैसे हामिद अंसारी को दूसरा कार्यकाल देने पर भी कांग्रेस विचार कर सकती है, लेकिन मुलायम सिंह हामिद अंसारी के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं और कांग्रेस को अलग से वोटों की जरूरत पड़ेगी ही। जबकि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई का नाम भी चल रहा है। वहीं बीजेपी में भी उपराष्ट्रपति के पद को लेकर चर्चा है, लेकिन वोटों के आंकड़ों में पिछड़ने के चलते बीजेपी अपनी तरफ से किसी नाम को आगे नहीं करना चाह रही है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वोट केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही डालते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस को अपनी पसंद का उम्मीदवार जिताने में ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तो राष्ट्रपति पद की बिसात एक तरफ बिछी है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि 6 जुलाई को अधिसूचना जारी हो जानी है और यही वजह है कि तमाम ही पार्टियां अपने अपने तौर पर फिलहाल गणित बैठाने में लगी हुई हैं, ये देखने में लगी हैं कि आखिर कौन सा उम्मीदवार ऐसा हो सकता है जिस पर सहमति बनाई जा सके, या फिर जिस तरह से इस वक्त राष्ट्रपति पद को लेकर के हालात बने हुए हैं, चुनाव की स्थिति पैदा हुई है, क्या वहां पर भी एक बार फिर से चुनाव के हालात पैदा हो पाएंगे या फिर किसी तरह की कोई सहमति बन पाएगी। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा सकता है कि जो तमाम पार्टियां हैं एक दूसरे को, जो घटक दल से अलग भी हैं या घटक दल में हैं, वो धीरे धीरे अब इस पर अपनी तस्वीर साफ करने लगी हैं। रामविलास पासवान ने कहा है कि वो यूपीए कि जो भी उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो सुनते हैं। उनको लगता है कि रिकॉर्ड वोट से प्रणब मुखर्जी जी जीतेंगे और वाइस प्रेसिडेंट का जो भी यूपीए का निर्णय होगा हम साथ में रहेंगे।
तो पहले राष्ट्रपति पद को लेकर रामविलास पासवान ने कहा कि वो जीतेंगे, यानी प्रणब मुखर्जी की जीत निश्चित है। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी यूपीए का उम्मीदवार होगा उसको वो पूरा समर्थन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एस.सी. महेश्वरी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले महेश्वरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि अब अधिसूचना जारी हो रही है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? देखिए, अब प्रोसेस शुरू होगा। अभी काफ़ी टाइम है। अभी पहले राष्ट्रपति के उसमें बिजी थे सब लोग। पहले वो एक तरीका है जो भी कह रहे हैं पासवान जी, वो सही कह रहे हैं कि वो फॉर्मेलिटी है, वो चुना जाना प्रणब मुखर्जी जी का निश्चित है। तो अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए अब एक्सरसाइज शुरू होगी। और जैसा पहले मंथन करके यूपीए ने कंसेंसस बनाया, नहीं, ये जो बातचीत है वो चल ही रही है। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति की जहां बात चल रही हो उपराष्ट्रपति की बात न चल रही हो, क्योंकि उसके जस्ट फौरन बाद उपराष्ट्रपति पर हाँ नहीं, अभी टाइम है। मैं कह रहा हूँ कल से भी सूचना जारी है, उसके बाद में काफ़ी टाइम है। तो इसके बारे में मंथन अब शुरू होगा। और जैसा हामिद अंसारी साहब या माइनॉरिटी का दूसरे कैंडिडेट या बैकवर्ड ओबीसी भी हो सकते हैं, तो इसको मंथन करके और एक कंसेंसस फिर उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेगी यूपीए के। और इसमें यूपीए का जो कैंडिडेट होगा, जो तय होगा, वो निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति होगा। पुष्पेंद्र, कैसे देखा जाए पूरा? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के अंदर तलखी पैदा हो गई है और शुरू में कहा गया कि कंसेंसस का कैंडिडेट बनना चाहिए था और एनडीए से भी बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और उसके बाद यकायक यूपीए ने अपना एक उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद में कंसेंसस की कोशिश हुई। तो खुद यूपीए के अंदर कंसेंसस नहीं रहा, उनकी अपनी एक पार्टनर ने ही उसका विरोध किया। तो ये जो इस वक्त एनडीए और यूपीए के बीच में, तो अगर हम मेजर देखें तो जो तलखी है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप रोज प्रणब मुखर्जी पर लग रहे हैं कि आज उनके साइन फोर्ज थे, कि आज वो उन्होंने वहां से इस्तीफा नहीं दिया और वो किसी डिनर में शामिल या लंच में शामिल हो गए, इस तलखी से मुझे नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव आने वाला है कल से, जिसकी अधिसूचना जारी हो रही है, उसमें सारी पार्टियों में कोई कंसेंसस बन पाएगा। दूसरी बात यह है, यानी ये हालात जो है कहीं ना कहीं तय कर रहे हैं कि चुनाव होगा। हाँ, वही मैंने कहा कि इसका अगर हम देखें, जो पूरा जिस तरीके से रोज इस चुनाव के अंदर एक के बाद एक आरोप, चाहे वो झूठे हैं सच हैं, लेकिन उससे जो है तलखी बढ़ रही है, मेरा ख्याल दूरी बढ़ रही है। जो एक राय की बात हो सकती थी, वो शायद मुझे ध्वस्त होती नजर आ रही है उपराष्ट्रपति चुनाव में भी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से यूपीए को, जो चाहे वो मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह हो, ये लोग यूपीए के घटक न होने के बावजूद भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यूपीए के साथ दे रहे हैं। मेरा कहना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो सकता है कि इस मुलायम समीकरण चेंज हो जाए और जरूरी ना हो कि यूपीए का कैंडिडेट हो सकता है वो मुलायम सिंह की तरफ से कोई नया कैंडिडेट हो और उसको कांग्रेस समर्थन करे, क्योंकि जब ये इतना बड़ा समर्थन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मामले, इसमें राष्ट्रपति के मामले में दिया है, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। और उसको क्या ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार ना हो करके जो बाहर से समर्थन कर रही हैं पार्टियां, जैसा कि पॉलिटिक्स में सब कुछ मुमकिन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि मेजॉरिटी कंसेंसस जैसे अब बना, तो उसमें मैं नहीं समझता 80% या 75% का जब बहुमत है, तो वही एक कंसेंसस है। कुछ पार्टी अगर जबरदस्ती चुनाव कर रही हैं, तो मैं उसे चुनाव नहीं मानता। चुनाव जब हो कि भाई जब बराबर की टक्कर हो, तो ऐसा इसमें भी नहीं होगा ना, ऐसा उसमें। तो कोई भी आदमी अगर उम्मीदवार आता है तो चुनाव है, उसे माना जाएगा। नहीं, चुनाव फॉर द सेक ऑफ चुनाव, मतलब ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि जिसे कोई सीरियसली, कोई संगमा साहब को सीरियसली नहीं ले रहा है। हर एक कोई जानता है कि प्रणब मुखर्जी इसी तरीके का कंसेंसस, अगर पहले से एक्सरसाइज जो आपने कहा कि बनाने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं। देखिए, पहले यूपीए अपना कंसेंसस बनाया, जैसे ही उन्होंने अपना कंसेंसस बनाया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बात की एनडीए। तो पहले अपना कंसेंसस जो है वो गवर्नमेंट को बनाना है, पहले वो नाम तय करेंगे, तभी वो दूसरे को सामने रखेंगे कि भाई ये हमारे नाम है। नहीं, राष्ट्रपति पद में भी जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक नाम नहीं आया, बल्कि एक नाम के साथ एक नाम और तय करके दिया गया। हाँ, तो नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि कंसेंसस चाहती थी, यूपीए ने कंसेंसस चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं उसके लिए तैयार हुए। तो इसी अब मैं समझता हूं कि उपराष्ट्रपति पद पर
मुझे नहीं लगता कि चुनाव होगा। मेरा अपना एक समझिए कि मेरा अनुमान है कि लेकिन जो राष्ट्रपति पद पे जिस तरह की गहमा गहमी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक के इलेक्शन कमीशन तक जाने की धमकियां, जो है कोर्ट तक जाने की धमकियां जिस तरह से दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर हैं कि राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। नहीं, वो बैड टेस्ट में तो है, यू आर राइट, लेकिन लोग उसे लाइक नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये दोबारा से ऐसी हरकत वो नहीं होगी जिस तरीके से इस बार इस चुनाव में अब की बार बहुत दिन बाद ऐसा वो देखने में मिला है कि जिस लेवल पे और ऐसे शख्स का चुनाव जो ज़्यादातर एक्सेप्टेबल था, उनके नाम पे इस तरीके का जो ये बातें आई हैं कि उसमें ये एतराज़ करना उनके नॉमिनेशन पे और उसमें जिस तरीके से बीजेपी का रोल रहा, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा के हिसाब से लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी पे जिस तरीके से ये आरोप डाला जा रहा है कि सारे प्रत्यारोप बीजेपी लगा रही है और नवीन पटनायक ने जो आरोप लगाए उसके बारे में कांग्रेस नहीं बोल रही है। अब अगर कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी का नाम तय कर लिया था तो अपने नाम पब्लिक में लाने से पहले उनको एनडीए या दूसरी पार्टियों से बात करनी चाहिए थी। और मैं कहता हूं बीजेपी को भी छोड़ दिया जाए, सारा आरोप बीजेपी के ऊपर कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या जयललिता से बात की थी? क्या आपने ममता से बात की थी? आपने अपने अंदर कंसेंसस बनाने से पहले आपने नाम घोषित कर दिया, अब कहा कि इस पे आप सपोर्ट करिए, इसे कंसेंसस नहीं कहते। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि बीजेपी प्रणब मुखर्जी पे आरोप लगा रही है, वो तो आप एक बार को मान लीजिए, लेकिन नवीन पटनायक ने खुलेआम आरोप लगाया। वो को नवीन पटनायक तो ना एनडीए के पार्टनर है ना बीजेपी के हिस्से हैं। जयललिता ने क्यों नहीं प्रणब मुखर्जी का नाम सपोर्ट किया? खुद ममता ने अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोले? तो ये कहना क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी एक्सरसाइज की और बड़ा कंसेंसस बनाया और अब जो है तमाम गंदगी बीजेपी कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा। इसके लिए मौका किसने दिया? इस तलखी के मद्देनजर मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि यूपीए, एनडीए और देश की जितनी भी पार्टी हैं, जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कंसेंसस बना था, वो कंसेंसस अब उपराष्ट्रपति पे बनता मुझे नहीं दिख रहा। और मैं ये कह रहा हूं कि जो इस समय यूपीए की मजबूरियां हैं, सरकार भी 2014 तक चलानी है और लोगों को इंटैक्ट भी रखना है, सपोर्ट भी लेनी है। ऐसे में मुझे लगता है कि यूपीए अपना कैंडिडेट ना खड़ा करके, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी हो, मुझे लगता है मुसलमान की जहां तक आपने बात की, कई नाम इस वक्त जो है चल रहे हैं। हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है, यही वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद यही कारण है कि वो अपना दफ्तर और अपना घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात मैं समझता हूं कि ये कोई लॉजिकल नहीं है कि वो अपना घर इसलिए उन्हें लगता है कि भरोसा है कुछ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। वो उनका टर्म है, वो टर्म पूरा होगा, उनको छोड़ना होगा, वो दोबारा से रिनोमिनेट हो जाएंगे तो फिर उसी घर में आएंगे। और जहां तक ये मुसलमान कैंडिडेट की बात है, कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत के संविधान में लिख दिया गया है कि एक मुसलमान जरूर होना चाहिए, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। क्या कहते हैं कि आप एक मुसलमान को भी ककड़ी पकड़ाना चाहते हैं, एक राष्ट्रपति पे भी कुछ रखना चाहते हैं, एक दलित को भी रखना चाहते हैं। इस तरीके से चीजों का चुनाव नहीं होता और ना इस देश में कभी इन पोस्टों का चुनाव कभी इस मद्देनजर हुआ। इस तरह से जो जात बिरादरी में बांट के, धर्म के बुनियाद पर बांट करके जो उम्मीदवार लाया जाता है, राजनीति हो रही है। खासतौर से इस पद की बात कर रहा हूं मैं, बाकी पदों पे समझ में आता है, लेकिन इन पदों पे इस चीज में नहीं तय होती है, मैं समझता हूं। जी नहीं ऐसे नहीं। देखिए जो जैसे कलाम साहब आए, हामिद अंसारी साहब आए, मतलब ये मेरिट के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आप जो ये एलिगेशन तो आप किसी पे भी लगा दें, नहीं अगर मेरिट के नहीं है, नहीं अगर मेरिट के लोग थे तो फिर प्रणब मुखर्जी का नाम आके बढ़ाने का मतलब नहीं बनता। आपने पहले हामिद अंसारी का नाम रखा। नहीं दोनों नाम पर कंसिडरेशन था, दोनों नाम पर कंसिडरेशन था। लेकिन उनको वेटेज ज्यादा था, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, ये बात थी। नाम दोनों आए थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हो जाता है नॉर्मली, तो दोनों नाम कंसिडर हुए और दोनों में उनको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी थी प्रणब मुखर्जी के नाम पे, तो इसलिए उनका नाम आगे बढ़ाया। और इसलिए ये है कि भाई इनको सेकंड टर्म जीत जाए, ये भी कंसिडरेशन में है। नहीं तो क्या हामिद अंसारी के नाम पर ये विचार किया जा रहा है कि सेकंड टर्म दिया जा रहा है? सीरियस उपराष्ट्रपति के लिए बाहर से नहीं, इन्हीं को दोबारा दूसरी टर्म दे दी जाए, ये जस्ट पॉसिबल। मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक धड़ा है जो मुसलमान कैंडिडेट को लाना चाहता है। बस ये जरूरी नहीं है कि उसमें इस देश की नुमाइंदगी के नाम पे हामिद अंसारी मुसलमान है, और भी बहुत से मुसलमान है कांग्रेस में जो हामिद अंसारी से जिनका ज्यादा बड़ा सियासी कद है। हामिद अंसारी कोई सियासी आदमी नहीं। अगर मुसलमान चेहरों में देखा जाए कि रहमान खान का नाम है, मोहसिना किदवई है, ऐसी जमीर है, ऐसी जमीर है,
और भी बहुत सारे नाम है मुसलमान, उसमें नजमा हिप्तुल्ला भी मुसलमान है। हाँ। अब ये थोड़ी नहीं होगा कि जो बीजेपी का मुसलमान है वो कम मुसलमान है और कांग्रेस का मुसलमान है वो ज्यादा मुसलमान है। तो अगर मुसलमान की बात है तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। फिर हामिद अंसारी क्यों? अगर एक बार हामिद अंसारी हो गए तो फिर उनको ही दोबारा क्यों दिया जा रहा है? और अभी जैसे बड़े भाई कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को ज्यादा वेटेज था, उनकी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी थी, तो उपराष्ट्रपति पे जो है हामिद अंसारी की एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस में हो जाएगी। अगर उस पे नहीं थी तो फिर इस पे कैसे हो जाएगी? नहीं, तो यहां पर सवाल यह है कि वहां प्रणब मुखर्जी के नाम पर मुलायम सिंह यादव तैयार हुए, लेकिन वो पहले ही हामिद अंसारी के नाम का विरोध कर चुके। लेकिन मैंने ये कहा ना कि ये मीडिया की फ्लोट खबर है। हाँ। आप कैसे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने ये कहा कि हामिद अंसारी के हम खिलाफ हैं? ये तो आप जबरदस्ती मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कहा मुलायम सिंह ने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उन्होंने कहा। नहीं, तो ब्यूरोक्रेसी में कहां आते भाई? वो तो ऑलरेडी उपराष्ट्रपति हैं। ब्यूरोक्रेसी में तो उन्होंने 85 उन लोगों के नाम लिए, जैसे जेएम लिंगदो का नाम चल रहा था, चाहे वो टीएन सेशन जैसे लोगों के नाम की बात हो रही थी। तो इस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ये तो जबरदस्ती में कांग्रेस ने अपना दर्द छुपाने के लिए खुद कांग्रेस ने उस हामिद अंसारी का नाम मुसलमान की तरह, गाजर की तरह लटकाया और फिर उसमें ब्लैकमेल किया और फिर कहा कि नहीं साहब, मामला था प्रणब मुखर्जी का, हामिद अंसारी का नाम लटकाया कि 2 नाम हैं, आप बताइए कोई सा। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि इसको इस तरह न देखें और मुलायम सिंह के ऊपर इसका जिम्मेदारी न डालें कि मुलायम सिंह नहीं चाहते थे हामिद अंसारी को। आखिर मुसलमान होने की वजह से हामिद अंसारी, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो मुसलमान है। आखिर उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या कहते हैं कि वो हामिद अंसारी को नहीं चाहते? इस तरीके का ब्लेम करके कांग्रेस अपना जो है पाप दूसरे के ऊपर क्यों थोप रही है? कांग्रेस कहां ब्लेम कर रही है भाई? ये तो आप मीडिया कर रहा है, कहां बात कर रहे हैं? जो लोग मुलायम सिंह का नाम कहां से आ गया? ये किसने फ्लोट किया कि मुलायम सिंह जो है? अगर ये पाप है तो कांग्रेस का पाप है। मीडिया इसको मुलायम सिंह के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? वो जो है यूपीए को सपोर्ट कर रहे हैं मुलायम सिंह जी, तो उनका राय बहुत अहम रहेगी इस इलेक्शन में। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी बहुत अहम राय रहेगी उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये एक हफ्ते में पिक्चर क्लियर होगी। नहीं, ये बात भी सामने आ रही थी कि मुलायम सिंह यादव उपराष्ट्रपति का जो पद है उसमें अपने किसी आदमी को ला सकते नहीं, कोई ऐसा बार्गेन कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ भाई, अगर उनका कोई जैसे मैं ओबीसी से भी कोई नाम आएगा और कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी तो हो सकता है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इससे पार्टी पॉलिटिक्स से अबाव चीज है। ये ऑफिस जो हैं ये पार्टी पॉलिटिक्स से अबाव है। इसमें आदमी की शख्सियत और वो देखी जाती है। नहीं तो बाहर तो अगर एक्सेप्टेबिलिटी उनकी है, सब घटकों को एक्सेप्टेबिलिटी जिस आदमी की ज्यादा होगी उस आदमी को आगे लाया जाएगा। नहीं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पर देखी नहीं जा रही है ना। यहाँ पर तो जो है बस बात आना वाली है। नहीं, ऐसी बात, ऐसा बात नहीं। देखिए, हाउस में बीजेपी ने तारीफ किया प्रणब मुखर्जी के लिए, अडवाणी ने तारीफ किया, आपके फाइनेंस मिनिस्टर वो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सिन्हा, उन्होंने खड़े होकर तारीफ किया। तो वो एक ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी थी, ऐसी बात नहीं है। और कुछ आदमी होते हैं जो कुर्सी पे बैठ के उनका ओहदा बढ़ता है और कुछ लोगों के बैठने से कुर्सी का ओहदा बढ़ता है। ये वो लोग हैं प्रणब मुखर्जी कि जिससे राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़े। तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि आखिर ये चीज जो है आज कांग्रेस के समझ में क्यों आ रही है? 2004 में भी ये मौका आया था, उस वक्त नहीं हुआ। उसके बाद एक मौका आया जब प्रतिभा पाटिल। मैं यहीं पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ, बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पे बैठते हैं तो उससे कुर्सी का कद बढ़ जाता है। हाँ। तो कांग्रेस के तमाम लोगों को कुर्सी का पद, प्रणब मुखर्जी को जब चुनाव किया और जब उन्हें सेलेक्ट कर लिया कि उन्हें बनाएंगे, तभी कुर्सी नजर आ रही है। तो पूछा नहीं, क्या कहते हैं कि जो पिछला राष्ट्रपति बनाया था उसने कुर्सी की कद बढ़ाया, कुर्सी ने उनका कद बढ़ाया। किसने किसका कद बढ़ाया? जरा प्रतिभा पाटिल के बारे में भी जान लें कि शुरू से लेकर आखिर तक विवादों में रही और उनका क्रेडेंशियल क्या था। अगर प्रणब मुखर्जी के मामले देखें तो जीरो थी वो। लेकिन कांग्रेस को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था जो गूंगा हो और खामोश रहे और मोहर लगा दे। लिहाजा प्रतिभा पाटिल की कौन सी क्वालिटी प्रणब मुखर्जी के मुकाबले ज्यादा है और कौन सी बात ये कही जा रही है कि कुर्सी का कद बढ़ा दिया उन्होंने? एक्सेप्टेबिलिटी की बात कहा ना कि उस वक्त वो एक्सेप्टेबल थी। देखिए, हर इलेक्टोरल कॉलेज अलग अलग होता है। वो 2004 की बात आप कर रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं, अब 2007 की बात कर रहे हैं, अब 2012 है। तो उस वक्त उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी और पहली बार कोई महिला बनी थी राष्ट्रपति। तो अलग अलग माहौल होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से जितना जोर आदिवासी के ऊपर पीए संगमा ने दिया कि नहीं, वो संगमा साहब जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो भी करप्ट प्रैक्टिस है। वो किसी कास्ट पे, क्रीड पे जिस तरीके से वोट मांग रहे हैं, नहीं तो उपराष्ट्रपति चुनाव में इस चीज को लेकर के किसी तरह कोई बातचीत नहीं। सब कंसिडरेशन सब तरह के होंगे। हमेशा ज्यादातर यही होता है कि जो दूसरा वर्ग है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई कॉम्बिनेशन एक बना रहे। अब हमारी महिला हैं स्पीकर,
अब ये हो गए प्रणब मुखर्जी, और ऐसे कोई बैकवर्ड भी आ सकते हैं, कोई माइनॉरिटी का आ सकते हैं, कोई क्रिश्चियन आ सकते हैं, तो कोई भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में होता है। अब खबर तो ये भी है कि उपराष्ट्रपति में मुलायम सिंह का चुनाव हो सकता है, मुलायम सिंह को लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति। तो सवाल ये है कि अगर उपराष्ट्रपति बाहर से आता है कांग्रेस के अलावा, तो सदन के अंदर कांग्रेस की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं वो परेशानी होगी ना। जानते हैं कि आप उपराष्ट्रपति के मामले में एमएलए तो वोट देते नहीं है, दोनों सदनों के लोग देते हैं। अगर मुलायम सिंह आते हैं तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होगी इसमें, और बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। और मुलायम सिंह का जो पूरा राजनीतिक कैरियर है वो अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल आया है। मुख्यमंत्री पद अब उन्हें आगे लेना नहीं है, और मुख्यमंत्री के अलावा वो केंद्र में रह चुके हैं, किसान हैं, और उनकी एक छवि है, एक लंबा उनका कैरियर है, और कांग्रेस से उनके रिश्ते बहुत पहले से बहुत बेहतर हैं। और इस वक्त उनके सामने कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है जो मुलायम सिंह जिसकी इच्छा रखते हो। मैं समझता हूं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मुलायम सिंह का भी एक नाम बहुत स्ट्रांग नाम है, और जिस पे विवाद नहीं होना चाहिए। वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, ओबीसी के हैं, तो मुलायम सिंह के नाम में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर ये नाम आया तो। नहीं, अगर महेश्वरी जी, अगर मुलायम सिंह का नाम आता है तो क्या कांग्रेस इस नाम पर कुछ सहमत होती हुई नजर आएगी? सहमत हो सकती है, बिल्कुल जो बात कर रहे हैं सही है, ही इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट, बट आई डाउट कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के वाइस प्रेसिडेंट होना पसंद करेंगे। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं समझता हूँ। लेकिन महेश्वरी जी, आप ये सोचिए कि अब मुलायम सिंह के एक्टिव पॉलिटिक्स से उपराष्ट्रपति जाने में आपको लगता है कि नहीं, हमें नहीं लगता। हम तो मुलायम सिंह जी की तरफ से बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात, he will be the last person to accept. I agree, but Pranab Mukherjee was also the last person to accept this because he was a deserving candidate for the prime ministership. 2 times he's been rejected. नहीं, वो तो फाइनली पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, ये नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह के लेकिन पास वो आते हैं तो बहुत अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। मेरा कहने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के रक्षा मंत्री जो संख्या वहां पर कम है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं परेशानी तो खड़ी करेगी ना। नहीं, जरूरत तो है ही कांग्रेस को, उनके साथ में है वो, तो नहीं तो फिर कैसे कांग्रेस जो है इस नाम पर सहमत हो सकती है? क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी देखिए, जब उपराष्ट्रपति हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, वो उसका हाँ, वो तो अलग हो जाता है। वो तो जिस तरीके से वो उस दिन फिर वो समाजवादी पार्टी थोड़ा का पद होता है, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो वो जब एक बार हो जाते हैं तो भाई आप ये देखिए, मुलायम सिंह के साथ में जो एक बड़ा एडवांटेज है कांग्रेस को, कि कांग्रेस में न होते हुए वो कांग्रेस में है, और अब से नहीं है, बहुत पहले से हैं। और कभी उन्होंने ये भी क्लेम नहीं किया कि हमारे 10 मंत्री बनाओ। जैसे डीएम के रोज दूसरे दिन एक स्लिप भिजवा देता है कि ये पद हमें चाहिए, उसके जितने भी लोग हैं उनकी यानी मिनिस्ट्री भी उसको तय कर देता है कि हमें ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। मुलायम सिंह ने अपने समर्थन में बदले में कुछ नहीं मांगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मुलायम सिंह का नाम आता है तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो कहें कि साहब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप ये भी देखें कि 19 तारीख को चुनाव होना है राष्ट्रपति का, और 20 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का। आप दोनों की चीजें भी समझें। अगर मुलायम सिंह का नाम आ गया तो बहुत मुश्किल होगा इस सिनारियो में कि उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दें। यह बात अलग है कि कांग्रेस अपने कुछ अलाइज के थ्रू कह दे कि उन्हें ऑब्जेक्शन है, लेकिन अगर केंद्र में सरकार चलानी है, आप इस बात को मैं ऐसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि आप देखें इस देश की फॉरेन पॉलिसी, श्रीलंका के मामले में 10-12 एमएलए की एक पार्टी है डीएमके, उसने फटकार लगाई तो कांग्रेस ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर श्रीलंका के खिलाफ वोट दे दिया। आज ही डीएमके ने साफ साफ कह दिया है कि 9 जो एयरफोर्स के पायलट्स वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं श्रीलंका के अंदर, वो चेन्नई के अंदर, उन्हें फॉरेन देश से रवाना किया जाए, क्योंकि एयरफोर्स का रोल जो तमिल टाइगर्स के मारने में था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो उस पर विचार होने लगा। मैं कह रहा हूं जिस सरकार 10 एमपीज के दबाव में आ जाती हो और फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज चेंज हो जाती हो, ऐसे में मुलायम सिंह की पार्टी के पास तो 22 एमपी है, तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैंने वही कहा कि अगर मुलायम सिंह का नाम आएगा तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कोई वैसे भी आपत्ति होगी, और कांग्रेस उन्हें जिता करके उन्हीं के फायदे की चीज रहेंगे। चलिए फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो वार्ता चल रही थी वो फिलहाल खत्म हुई है, क्या कुछ नतीजा वहां से निकला है, क्या आगे बातचीत का कुछ नतीजा निकल पाएगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।